आप सभी को सादर प्रणाम। संवाद विद एके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके मध्य एक ऐसी शख्सियत को लाने जा रहे हैं जो कि वयोवृद्ध हैं। 92 वर्ष की उम्र में भी आज पत्रकारिता करते हैं, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में कार्य करते हैं। जो एक युवा नहीं कर सकता वो 92 वर्ष वृद्ध कर रहे हैं। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं श्री डीपी उनियाल, द्वारिका प्रसाद उनियाल जी से, जो कि जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1929 को द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद आप पत्रकारिता से जुड़ गए। हिंदुस्तान टाइम्स में आपने कार्य किया। आपका कर्म क्षेत्र पहले दिल्ली रहा। दिल्ली में आपने उत्तराखंड राज्य की कल्पना 1952 से ही प्रारंभ कर दी और एक बृहद हिमालयी राज्य आपकी कल्पना का कार्यक्षेत्र रहा, जिसकी प्रेरणा आपको राहुल सांस्कृत्यायन के हिमालयी लेखों से मिली। और उसके बाद आपका कार्यक्षेत्र हिमाचल प्रदेश, शिमला हो गया। आपने उत्तराखंड राज्य की अलग जगाने के लिए अपने जीवन पर्यंत कार्य किया और आप उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। आपने हुकम सिंह पंवार जी के साथ मिलकर उत्तराखंड राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना करने के उद्देश्य से जो मसूरी में 1979 में बैठक हुई, उसकी रूपरेखा आपने ही तैयार की। और आपके ही जो सपना था अलग राज्य का, जो कि भविष्य में 9 नवंबर 2000 को पूर्ण हुआ। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे मध्य श्री द्वारिका प्रसाद उनियाल जी, जो कि वयोवृद्ध हैं और इस 92 वर्ष की उम्र में भी युवाओं जैसा जोश रखते हैं। हमारे चैनल संवाद विद एके में आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। आज आपसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो सर्वप्रथम आपका संवाद विद एके में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई, कहाँ हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल में द्वारिखाल, मटियाली और नैसनोन जेरीखाल में हुई। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली डीएवी स्कूल में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और फिर उसके बाद मुझे जेएचक्यू में एक जूनियर क्लर्क की पोस्ट पर मैं नौकरी करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैंने नौकरी छोड़ करके समाज सेवा और पहाड़ के लोगों की सेवा करने का एक वर्ष लिया। उसके बाद हमने दिल्ली में 1952 में पर्वतीय जन विकास समिति और एक अखबार निकाला पर्वतीय जन के नाम से। और उसका उद्देश्य था कि हम पहाड़ के लोगों को इकट्ठा करें और एक बृहद पर्वतीय राज्य की स्थापना करें, क्योंकि पहाड़ का हिमालय क्षेत्रों का नियोजन और देश के मैदानी इलाकों का जो नियोजन है, पृथक पृथक परिवेश के होने के कारण पहाड़ों का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो रहा था। और इसलिए हमने इस संगठन की स्थापना की। आप उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। तो आपने उत्तराखंड राज्य की कल्पना आपके मन में कैसे आई और क्या क्या काम आपने उसके लिए किए? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना से पहले मुझे सौभाग्य मिला हिमाचल प्रदेश में काम करने का। और उससे पहले जब हमने दिल्ली में पर्वतीय जन विकास समिति की स्थापना की, तो हम उस समय हिमाचल प्रदेश संघर्ष कर रहा था अलग पृथक राज्य का। और हिमाचल की छोटी छोटी 28 रियासतों का जो हिमाचल बना, उस हिमाचल के सामने कई गतिरोध, कई रुकावटें आ रही थी। तो हम दिल्ली में हमारा संगठन हिमाचल की मदद कर रहा था। उन्हीं दिनों मैं हिमाचल के जो निर्माता हैं और डॉक्टर परमार के संपर्क में आया। और उनके बाद संपर्क में आने के बाद उन्होंने हमारे अखबार, हमारे विचारों को लेकर के मुझे आमंत्रित किया कि मैं हिमाचल
मैं आकर के हिमाचल की सेवा करूं। और उसके बाद हिमाचल में हमने हिमालय टाइम्स के का जो अखबार है उसका प्रकाशन किया, और उसका भी यही उद्देश्य था कि हम हिमालयी राज्यों उत्तराखंड सहित हम हिमालयी राज्यों की सेवा करें, और जो जो हमारी आर्थिक कठिनाइयाँ हैं, जो हमारी सामाजिक कठिनाई वो हैं, इनको हम प्रकाश में लाएं और एक संगठन बनाएं। उसी दृष्टिकोण से 1979 में 79 में मैंने हुकम सिंह पंवार, जो बहुत ही उत्तराखंड के एक प्रबुद्ध विचारक थे, वकील थे, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं मसूरी में आपको 2 दिन के लिए आयोजन के लिए जगह दे सकता हूँ। और हमने वहाँ फिर एक सभी दलों की, उत्तराखंड के सभी दलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें करीब 100-150 के करीब विभिन्न दलों के, बीजेपी के, उस समय जनसंघ था, कांग्रेस के और अनेक दलों के, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, सभी दलों के लोग एकत्रित हुए। और ये विचार, एक प्रस्ताव ये आया कि सभी दल मिल करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष करें। उसमें मेरा मत बिल्कुल अलग था। मेरा मत ये था कि अगर हम सभी दलों का एक संघर्ष समिति बनाएंगे तो जो इनके लखनऊ और दिल्ली में जो इनके बड़े नेता हैं, ये अलग राज्य के मामले में इनको आगे नहीं देने, इसलिए एक क्षेत्रीय दल का होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रस्ताव फिर वहाँ पास हुआ, और उसी दिन नाम भी ये मैंने ही ये नाम लिखा, उत्तराखंड क्रांति दल, और इसका प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें उन दिनों डी पंत, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, डी पंत बड़े वैज्ञानिक भी थे, बड़ी सूझबूझ का व्यक्तित्व था उनका। मुझे उन दिनों लगा कि गढ़वाल क्षेत्र में अलग राज्य की बात पर बहुत से लोग काम करने लगे थे, लेकिन कुमाऊं में उस तरह से ये बात नहीं हो रही थी कि कुमाऊं का युवा डी पंत के आने से इसमें शामिल होगा, और वही हुआ। डी पंत आए और हमने उस सम्मेलन में डी पंत को इसका अध्यक्ष बनाया। मैं उसका एक महामंत्री बना। उसमें प्रवासी संगठन, बहुत से प्रवासी संगठनों के लोग भी आए और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की। लेकिन हमने उसमें साफ एक निश्चय किया कि ये जो दल है, ये जो क्षेत्रीय दल है, ये 10 सालों तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि पहाड़ की समस्याओं को उजागर कर केंद्र और जो लखनऊ में जो हमारी राज्य सरकार है, पहाड़ के विकास के लिए ये दल काम करेगा। दुर्भाग्य से इसमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो चुनाव की प्रक्रिया को उन्होंने बातचीत शुरू करी। उसमें काशी सिंगेरी और दिवाकर भट्ट आदि ऐसे लोग थे जो दल में शामिल हुए। और उसमें दिवाकर भट्ट जो हमने पहली बैठक बुलाई थी, उसमें दिवाकर भट्ट भी उसमें शामिल थे। इस पर मैंने विरोध किया कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दुर्भाग्य से उत्तराखंड क्रांति दल का ये दुर्भाग्य रहा कि डी पंत स्वयं पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, और उन पे एक दबाव था, उन पे कुमाऊं के लोगों का एक दबाव था। जैसे कि पहाड़ में चुनाव लड़ना एक बहुत आसान सी बात समझी जाती है। तो मैंने उनके घर जा कर के उनसे कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी के जो सुपुत्र हैं केसी पंत नैनीताल से चुनाव लड़ते थे। और मैंने कहा चुनाव में बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है, अभी हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 10 साल तक जो हमने एक फैसला किया था कि 10 साल तक उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा, वो टूट गया। और केसी पंत के मुकाबले में हमारे डी पंत चुनाव के लिए खड़े हुए और उनकी हार हो गई। वो उसके बाद उनमें स्वयं भी एक निराशा पैदा हुई। उसे उत्तराखंड क्रांति दल में जब ये कुछ ऐसे नौजवान आ गए
जिन्होंने चुनाव को अपना जीवन का एक हिस्सा या एक अपना कार्यक्रम बना लिया, उसके कारण मुझे शिमला में डॉक्टर परमार ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है उत्तराखंड राज्य की। आप तो स्वयं अब हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल जैसे राज्य के लिए आपने बहुत संघर्ष किया, आप हिमाचल में रहो, उत्तराखंड की अगर हेल्प करनी है तो यहीं से करो, आप अपना समय क्यों बर्बाद करते थे। और फिर मुझे भी लगा कि उत्तराखंड में वो जो उत्तराखंड क्रांति दल में जो लोग आए थे, वो चुनाव के अतिरिक्त विकास की जो परियोजनाएं होनी चाहिए थी, विकास के लिए जो संघर्ष होना चाहिए था, उस तरफ उनका ध्यान नहीं था। जबकि हिमाचल प्रदेश जिस तरह से आज खड़ा हुआ, पूरा हिमाचली समाज, हिमाचल की राजनीति, अर्थव्यवस्था पहले और चुनाव बाद में, उससे मैं उस पे हिमाचल को फिर अपना क्षेत्र बना दिया सेवा का। जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में उत्तराखंड क्रांति दल की एक निर्णायक भूमिका थी, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए पर है, ऐसा क्यों? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो श्रेय देता हूँ उत्तराखंड क्रांति दल को ही कि उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना की वो उत्तराखंड क्रांति दल ने किया। आज उसका हाशिए पे जाने का कारण ये है कि इसमें ऐसे लोगों का प्रवेश हो गया जिन्होंने केवल चुनाव लड़ना और राजनीति को अपना व्यवसाय बनाने जैसे और दल भी करते हैं। उसी से यानी हिमाचल में आप देखें कि हिमाचल में अगर कांग्रेस भी रही या हिमाचल में बीजेपी भी रही, वो परमार ने जिन विकास की जो अधोसंरचना रखी, उसी अधोसंरचना को लेकर के हिमाचल में हर सरकार चल रही। लेकिन यहाँ जो लखनऊ में हो रहा था, लखनऊ के प्रभाव से यहाँ का जो राजनीति में जो प्रभाव हुआ उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर, वो सब लोग केवल एक राजनीति को अपना व्यापार बनाने के दृष्टि से शामिल हुए और उसे दल जनता के सामने जनता ने इनको नकार दिया। मुश्किल से 2-3 सीटें जसवंत सिंह जी हमारे पहले विधायक थे, जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह ने अपने कार्यकाल में लखनऊ में विधानसभा में जो काम किया वो उत्तराखंड क्रांति दल के दृष्टिकोण से किया। उसके बाद जो चुनाव, उसके बाद जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बन गया, तो उत्तराखंड राज्य बन जाने के बाद एक होड़ सी मच गई कि उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव लड़े। चुनाव में फिर वो नकलें होने लगी। एक संसदीय दल पैसे लेकर के टिकट बांटने लगा। ये जो नेतृत्व रहा है, ये पैसे दे करके चुनाव की तरफ उत्तराखंड का हर आदमी, उत्तराखंड में एक फैशन हो गया कि चुनाव लड़ो, जबकि चुनाव लड़ना हमारी नियति के लिए, हमारी परिस्थितियों के लिए नहीं थी। तो उत्तराखंड के जितने लोग खड़े हुए, उनमें से 90% लोग हार गए। मुश्किल से दिवाकर भट्ट और काशी सिंह हेरी और द्वाराहाट से हमारे विपिन त्रिपाठी, 3-4 आदमी, ये लोग जीत करके आए। बाद में विपिन त्रिपाठी एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम अपने वसूलों से हम लोग अलग हट गए, हमको सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो 3 सदस्य थे, मैंने इनसे व्यक्तिगत रूप में दिवाकर दत्त भट्ट से कहा कि भाई दिवाकर भट्ट, आप बाहर से रह कर के बीजेपी को सपोर्ट करो, आप बाहर से रह कर के कांग्रेस को सपोर्ट करो, लेकिन आप सरकार में नहीं जाओ, क्योंकि आगे जा कर के आपने इस राज्य की जो परिकल्पना की थी, उसके अनुसार आप सत्ता आपके पास आएगी। आप बाहर से रह कर के अपने जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो नियम हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के जो वसूल हैं, उत्तराखंड क्रांति दल जिन आर्थिक रचनाओं को चाहता है कि सरकार उसको करे, उस पर जोर दीजिए। लेकिन ये लोग अंदर चले गए और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए पे आ गया है और दिवाकर भट्ट दोबारा भी चुनाव में खड़े हुए हार गए। आज उत्तराखंड क्रांति दल को जनता चाहती है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ
कि आज भी जो वैक्यूम खाली है बीजेपी की गलतियों से, कांग्रेस की गलतियों से, तो लोग कहने लगे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का पुनर्जीवन होना चाहिए। और 40वें स्थापना दिवस पर कुछ लोगों ने मुझे बुलाया। मैंने उनसे कहा, वहाँ काशी सिंह एरी जी बैठे हुए थे, कि भाई आप नौजवानों को आने दीजिए, आप महिलाओं को, जिन महिलाओं के कारण, जिन महिलाओं की यातनाओं के कारण, यानी जो हमारा पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें हमने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य की उन महिलाओं को समर्पित है जिनकी रीढ़ की हड्डी पर हमारे पहाड़ों का अर्थतंत्र चल रहा है। जिस उत्तराखंड के लिए आपने संघर्ष किया, क्या वैसा उत्तराखंड बन पाया? या यूं कहिए कि पहले का उत्तराखंड बनने से पहले और अब में क्या अंतर है? आप कैसा उत्तराखंड चाहते थे, बताइए। मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे अपने ऊपर अफसोस होता है कि सन 52 से जिस राज्य की परिकल्पना के लिए हम कर रहे थे, और मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग आज ये भी कहते हैं कि इस राज्य से अच्छा होता हम उत्तर प्रदेश में होते। और उसके कारण है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम होते तो उत्तर प्रदेश सरकार पे एक दबाव होता। जब से ये हमारा राज्य बना, इस राज्य में जो हमारी सरकारें बनी, पहली सरकार और पहली सरकार के बाद ये वर्तमान सरकार तक, ये उत्तराखंड की समस्याओं को अभी तक नहीं समझ पा रहे। अभी तक मैं इस मामले में आपसे एक बात और साफ करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का अभी तक जो कृषि का, उत्तराखंड की बागवानी का, उत्तराखंड के औद्योगिक, इन चीज़ों पर अभी तक कोई कार्य और अभी कोई भी सरकार नहीं ला पाई। और अभी तक GIS, अभी तक कोई रोड मैप, विकास का रोड मैप, कोई सरकार उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल और ख़ास करके 10 पर्वतीय जनपदों के अनुकूल कोई भी नियम, कोई भी ये सरकारें नहीं बना पाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप कृषि के क्षेत्र और बागवानी के क्षेत्र में भी एक्सपर्ट हैं, तो क्या राज्य सरकार ने कभी आपसे इस बारे में विचार लिए? हाँ, मेरे को एक बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे पास, मेरे घर जहाँ आप बैठे हुए हैं, इसी जगह पर त्रिवेंद्र जी, जिन दोनों कृषि मंत्री थे, मेरे घर आए। और मैं आश्चर्य हुआ कि त्रिवेंद्र जी कृषि मंत्री मेरे घर आए। त्रिवेंद्र जी ने मेरे से कहा कि आपको हिमाचल प्रदेश का कृषि का, बागवानी का आपको ज्ञान है, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 हफ्ते के लिए उत्तराखंड के टूर पे जा रहा हूँ, आप हमारे साथ चलें। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है और कहाँ से शुरू होगा। तो उन्होंने कहा कि ये मलेथा में हम पहली मीटिंग रख रहे हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मलेथा उत्तराखंड का वो गांव है जिसमें एक कथा है कि भंडारी जी ने, जो मलेथा के थे, माधो सिंह भंडारी ने एक नहर को लाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। तो मुझे लगा कि त्रिवेंद्र सिंह एक ठीक भाव से यहाँ आए। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, और हमारी पहली मीटिंग मलेथा में हुई। और 7 दिन तक उनके साथ जो बातचीत होती रही विभिन्न जगहों पे, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हम, और त्रिवेंद्र जी ने अपने कार्यकाल में कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, और उन्होंने मुझे समन्वयक, अपना एडवाइज़र भी बनाया। और मैं उनके कार्यकाल में जो चीज़ें आगे होनी चाहिए थी, फिर वही, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक, हमारे मंत्री, अभी वो पहाड़ की जो सरलता है, उस सरलता के कारण जो ब्यूरोक्रेसी लखनऊ से आई थी, जो तंत्र लखनऊ से आया था, अभी आपको पता है कि अभी तक कई नियम कानून लखनऊ के जो बने हुए हैं उन पर ये राज्य चल रहा है। इसलिए हमारी विधायिका होगी, हमारी विधायक ला ही नहीं पा रहे हैं आर्थिक विकास की जो नियम और कानून और वो बनने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं बन पाए। अभी तक हमारी बागवानी की और कृषि की कोई नीति नहीं बन पाई, कोई नीति नहीं। और इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट
में एक बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, उन कांडों को देखते हुए हॉर्टिकल्चर को जो सेवा करनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, और एक निराशा का वातावरण उत्तराखंड में व्याप्त है कृषि और बागवानी के क्षेत्र में। अब एक निजी सवाल कि 92 वर्ष की उम्र में भी आप में जोश और खरोश, इसका राज? इसका राज वो मेरे हृदय की और मेरे सोच की वो चिंता है। ये चिंता को मैं देखता था कि उत्तराखंड ऐसा राज्य होना चाहिए, वो नहीं बन पाया। अभी भी मैं चाहता हूँ कि जब मैं मृत्यु के नज़दीक, मृत्यु मेरे पास है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि जब ठहरो, अभी उत्तराखंड के लिए कुछ करना है, अगर मुझे आप समय दे सकें तो उसे पूरा करने दो। और अंत में उत्तराखंड वासियों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे? उत्तराखंड वासियों को तो मेरे लोग तो बहुत सरल हैं। आप इस सवाल को काइंड ऐसा पूछिए कि उत्तराखंड के राजनीतिकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे, तो मैं इसका उत्तर ये दूंगा, नेगेटिविटी। हमारा पूरा तंत्र, पूरा राजनीतिक, पूरा सोच, इन राजनीतिक दलों ने एक नकारात्मक सोच का राज्य बना दिया, और वो जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए शासन में, राजनीति में, वो नहीं आ पा रही है। और जब तक ये नेगेटिविटी रहेगी, या ऊपरी बात, बहुत अच्छे सरल एक नौजवान मैं जब देखता हूँ, मुख्यमंत्री को देखता हूँ, धामी को, तो मुझे लगता है कि एक नौजवान में मेरी तरह, जो मेरी जिस कार को लेके हम चले थे, कुछ करने की ललक होगी, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि जो मुद्दे हैं राज्य के आर्थिक विकास के, वो नहीं हो पा रहे। आर्थिक विकास के जो मुद्दे हैं अभी तक ये सरकार नहीं रख पाई, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डबल इंजन की सरकार पर एक जोर डाल रहे हैं कि भाई मोदी ने मांगा भी। पिछली सरकार जो बीजेपी की जीती, उसमें मोदी जी ने साफ कहा कि दिल्ली में एक सरकार है और एक सरकार आप मुझे डबल इंजन की दीजिए। तो डबल इंजन की सरकार बन जाने के बाद दिल्ली की सरकार तो अपने आप में पैसा दे रही है। जितना पैसा दिल्ली में हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा या जल योजनाओं को या चीज़ों को, दिल्ली में पैसे की कोई कमी नहीं, दिल्ली में पैसे की कमी नहीं। और दिल्ली से जो पैसा आ रहा है, दुर्भाग्य ये है उसका 10% भी, उसका 20% भी खर्च नहीं हो रहा है, और 90% ब्यूरोक्रेट्स और ये जो मुजफ्फरनगर और जो बाहर के माफिया गिरोह है इस राज्य पे आज काबिज। एक त्रिभुज बन गया, माफियों का और भ्रष्ट राजनीतिकों का और भ्रष्ट नौकरशाहों का। ये त्रिभुज दिल्ली से जो अनुदान जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी या उनसे पूर्व भी कांग्रेस की केंद्रीय सरकारें देती, ये लोग हड़प रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी जनता बहुत सरल है, बहुत सरल लोग हैं हम पहाड़ के, चाहे कुमाऊँ के हों, चाहे गढ़वाल के हों, चाहे हम बाबर के लोग हों, जौनसार बाबर, बहुत सरलता है। और इस सरलता के कारण हम अपनी सरलता के ही शिकार बन गए, और ये जो त्रिभुज बन गया है लुटेरों का, जो काबिज है आज, ये बिल्कुल लूट रहा है। 90% जो कार्य योजनाएं और ख़ास करके एग्रीकल्चर और उसके लिए आ रही हैं, उसको ये लोग हड़प रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संवाद विद एके के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।